फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जो बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स पर बात करेंगे, जिसे जैव अणु कहा जाता है। ठीक है, चलिए बायोमॉलिक्यूल्स, इसी को क्या कहते हैं? जैव अणु। लिखिए कॉपी के बीचों बीच हेडिंग में उतारिए बायोमॉलिक्यूल्स। चलिए हो गया। सबसे पहला सवाल है आप लोगों का कि बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है ना? पहला सवाल तो यही होगा ना, व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल्स। यानी कि जैव अणु क्या है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए जैव अणु क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स क्या है। हो गया, लिख लिए। क्या लिखे क्वेश्चन? बायोमॉलिक्यूल्स क्या है। चलिए आप पहले समझते हैं कि ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होता है वो होता क्या है। ऐसे हम बात कर रहे थे दो चीजों का। पहला बात करें कार्बनिक, ऐसे यहां पर बात करें तो कार्बनिक अणु का बात करते हैं। एक होता है कार्बनिक अणु और दूसरा होता है अकार्बनिक। दो चीजों पर। तो लेकिन हम लोग जो बात करेंगे केवल इनका बात करेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बात करेंगे, केवल ऑर्गेनिक। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपको पूछा जाएगा बायोमॉलिक्यूल्स के परिभाषा में क्या बोलेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। बोले जीवों के शरीर में, बोले जीवों के शरीर में पाए जाने वाले, बोले जीवों के शरीर में पाए जाने वाले कार्बनिक अणु को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। एक बार फिर से हम बोले, आपको पूछा जाएगा कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या उसको परिभाषा बोले आपको क्या कि जीवों के शरीर में, ये जब भी हम बात कर रहे हैं लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं कि जिंदा के शरीर में, जिंदा जीवों के शरीर में, वही बोले आपको कि जीवों के शरीर में पाए जाने वाले कार्बनिक अणु को बायोमॉलिक्यूल्स या जैव अणु कहते हैं। तो आपको पूछा जाएगा जैव अणु क्या प्रश्न बोलेंगे, जरा मुंह खोले। क्या बोले जीवों के शरीर में, बोले क्या बोले जीवों के शरीर में पाए जाने वाले कार्बनिक अणु को, क्या बोले जीवों के शरीर में पाए जाने वाले कार्बनिक अणु को क्या कहा जाता है? बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं या जैव अणु कहते हैं। फिर से आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि जैव अणु क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स क्या बोलेंगे? बोले जीवों के शरीर में, बोले क्या बोले जीवों के शरीर में पाए जाने वाले, क्या बोले जीवों के शरीर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, यानी क्या कि तो बोलेंगे कार्बनिक अणु को बायोमॉलिक्यूल्स या जैव अणु कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? लिखिए परिभाषा में, लिखिए जीवों के शरीर में, जीवों के शरीर में जीवों के शरीर में पाए जाने वाले
जीवों के शरीर में पाए जाने वाले कार्बनिक अणु को जैव अणु कहते हैं। हो गया। चलिए, तो ये यहां पर जब बात करेंगे थोड़ा, अभी आपको केवल इनका डिफिनेशन बात किए तो हम आपको बता दिए कि ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है। फिर अभी हम आगे बात करेंगे। हमारा शरीर केवल कार्बनिक अणु का बना हुआ नहीं होता है, हम लोगों का शरीर कार्बनिक का भी बना होता है और कार्बनिक का भी बना होता है, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से भी बना और मॉलिक्यूल्स का भी बना होता है, और हमारा शरीर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से भी बना होता है। समझ में आ रहा है क्या बोले? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दोनों से बना होता है, लेकिन केवल कार्बनिक अणु को ही कहा जाता है बायोमॉलिक्यूल्स। कार्बनिक अणु के अंतर्गत में जो आते हैं वो क्या क्या आते हैं? तो इसी के अंतर्गत में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक एसिड, इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और अकार्बनिक अणु के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? हाइड्रोजन, जिसको शॉर्ट मैच, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब आते हैं। बस समझ में आ रहा है? लेकिन हम लोगों का शरीर जो है वो केवल, हम आपको बायोमॉलिक्यूल्स के रूप में केवल हम कार्बनिक अणु ही बोले, बस समझ रहे हैं ना? क्योंकि इन सब चीजों का भारी मात्रा में हमारे शरीर में जरूरत होती है, और इन सब चीजों द्वारा, ठीक है, इनकी भी जरूरत होती है, लेकिन ये सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है। किन मात्रा में? सूक्ष्म मात्रा में। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये भी बात जरा समझने वाली है, जीवों के शरीर के अगर अंदर है, हमारे शरीर के अंदर अगर ये है, तभी तक इसको हम बोल सकते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है? अगर ये कार्बोहाइड्रेट शरीर से बाहर निकल जाता है, बाहर में भी तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको ना, तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या बायोमॉलिक्यूल्स होगा? जी नहीं। जैसे आपको बता दिया प्रोटीन है, प्रोटीन जब तक हमारे शरीर के अंदर है तभी तक इनको क्या बोल सकते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। लेकिन जब ये शरीर के बाहर हो तो उसे बायोमॉलिक्यूल्स नहीं कहा जा सकता। बस समझ में आ रहा है क्या बोले? चलिए, आप लोग हो गया, आप आगे बढ़े। तो यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल्स के बाद यहाँ पर कार्बनिक अणु के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे जब आप लोग क्लास 12 में जाएंगे तो क्लास 12 में आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, ये समझे? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऐसे भी तो केमिस्ट्री का पार्ट जो बटा हुआ है ना, 3 पार्ट में, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, आप लोग पढ़ेंगे उनको, ठीक है? तो उसमें जाके फिर वहां पर ये कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, इन सबों पर हम अभी बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास समय नहीं है और आपका क्वेश्चन सॉल्व करना है, है ना? तो हम बात करेंगे डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड पर। हाँ, और ये अकार्बनिक पदार्थ के बारे में वो जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो इंटर में आप लोग वहां पर पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए हम इनको यहाँ पर छोड़ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी जो बात करेंगे वो बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड पर। किस पर बात करेंगे? न्यूक्लिक एसिड। चलिए, तो कॉपी के बीचों बीच हेडिंग में लिखिए न्यूक्लिक एसिड। हो गया? क्या बोले? न्यूक्लिक एसिड। चलिए, हो गया? आते हैं पहले इस पर बात करें। सबसे पहले तो इनका थोड़ा डिफिनेशन के बारे में थोड़ा बात कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, आप न्यूक्लिक एसिड को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लिक एसिड जो है ये आम तौर पर
कोशिका के केंद्रक में होते हैं। कहां पर होते हैं? केंद्र, ज्यादातर पर। इसके अलावा और भी पार्ट है जिनमें ये रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, यहां पर होते हैं। लेकिन न्यूक्लिक एसिड जो है मुख्य रूप से कहां मिलेंगे? केंद्रक में। कहां मिलेंगे? केंद्रक में। तो आप इनको परिभाषा में इस तरह बोल सकते हैं, बोले ऐसी एसिड मतलब ऐसी अम्ल, बोले ऐसी अम्ल जो मुख्य रूप से, क्या बोले? ऐसी अम्ल जो मुख्य रूप से केंद्रक में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? केंद्रक में पाई जाती है, उसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। बोले कोई दिक्कत इसमें? क्या बोले? जरा मुंह खोलिए। बोले कि आपको पूछा जाएगा न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो उसे क्या प्रश्न बोले? बोले क्या ऐसी अम्ल, मुंह खोलो, क्या बोले? ऐसी अम्ल जो मुख्य रूप से, क्या बोले? ऐसी अम्ल जो मुख्य रूप से केंद्रक में पाई जाती है, उसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। बोले कोई दिक्कत इसमें? एक बार फिर सुनिए। बोले क्या बोले? बोले क्या ऐसी अम्ल, मुंह खोलिए, क्या बोले? ऐसी अम्ल जो मुख्य रूप से, क्या बोले? ऐसी अम्ल जो मुख्य रूप से केंद्रक में पाई जाती है, उसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। बोले कोई दिक्कत इसमें? सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, लिखिए न्यूक्लिक एसिड क्या है। क्वेश्चन लिखिए न्यूक्लिक एसिड क्या है। हो गया? लिखिए परिभाषा में, लिखिए लिखिए ऐसी, लिखिए ऐसी अम्ल जो मुख्य रूप से, ऐसी अम्ल जो मुख्य रूप से केंद्रक में पाई जाती है, जो मुख्य रूप से केंद्रक में पाई जाती है, मुख्य रूप से केंद्रक में पाई जाती है, केंद्रक में पाई जाती है, उसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, उसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। हो गया? चलिए आते हैं आगे। हम अब पहले इनके डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। किसका? न्यूक्लिक एसिड का। हाँ, तो हम यहां पर थोड़ा बात करें पहले। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल का खोज। पहले हम इस पर बात करेंगे। न्यूक्लिक अम्ल का जो खोज किया, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था फ्रेडरिक मिशर। क्या नाम था उसका? फ्रेडरिक मिशर, इसका ये नाम था। इन्होंने 1869 में, कब का बात बोले? 1869 में पस सेल में खोज इनका किया था। कौन सा सेल में? पस। पस समझते हैं आप लोग? नहीं। पस मतलब होता है WBC। आप WBC का मतलब समझते हैं क्या? व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। सेल नहीं होता है, क्या था? व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। बोले आपको क्या कि ये जो WBC है, इसके केंद्रक में, कहां पर इसका खोज किया? ये WBC के केंद्रक में, ये WBC के केंद्रक में फ्रेडरिक मिशर जो है, इन्होंने 1869 ईस्वी में न्यूक्लिक एसिड का खोज किया।
लेकिन उस समय इन्होंने उसका न्यूक्लिक एसिड नाम नहीं रखा था, केवल न्यूक्लियन लिखा, केवल उसका नाम क्या रखा, न्यूक्लियन। न्यूक्लिन, सॉरी न्यूक्लियन नहीं, न्यूक्लिन, केवल इसका क्या नाम रखा, न्यूक्लिन, और कुछ नहीं, बस इतना ही। हम क्या बोलेगा कुछ सुनिए। न्यूक्लिक एसिड का खोज फ्रेडरिक मीसर नामक वैज्ञानिक ने 1869 में किया, और उस समय इन्होंने उसका नाम क्या रखा, केवल न्यूक्लियन, इसे बोले न्यूक्लियन नहीं, न्यूक्लिन, केवल उसका क्या नाम रखा, न्यूक्लिन, क्या रखा, न्यूक्लिन, केवल इतना ही उनका नाम रखा, और इनके आगे कुछ नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। आगे एक वैज्ञानिक आया, दिख रहा है, वहां पर थोड़ा सा नीचे ऊपर, वहां पर दिख रहा है। चलिए अब दूसरा जो बात कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है अल्टमैन। क्या नाम है इसका, अल्टमैन। अल्टमैन ने अल्टमैन ने 1889 ईस्वी में, क्या बोले, 1889 ईस्वी में ये जो फ्रेडरिक मीसर ने जो नाम रखा था न्यूक्लिन जो इसका नाम रखा था, इस नाम को सही नाम दिया। किसने, अल्टमैन ने। मतलब अल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड का नामकरण किया। मतलब अल्टमैन ने ही 1889 ईस्वी में ये नाम दिया। क्या नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड। तो निकल समझ में आ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि न्यूक्लिक एसिड का जो नामकरण किया वो किसने किया, अल्टमैन ने किया। कब किया, 1889 ईस्वी में। बोलिए कोई दिक्कत समझ में। हम क्या बोले आपको कि न्यूक्लिक एसिड का खोज किसने किया, न्यूक्लिक एसिड का खोज फ्रेडरिक मीसर नामक वैज्ञानिक ने 1869 में किया। कोई दिक्कत इसमें। लेकिन उन्होंने उसका नाम क्या रखा, उनका नाम रखा न्यूक्लिन। क्या नाम रखा, न्यूक्लिन, जो कि उचित उसका नाम नहीं होना था। उसके बाद एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम क्या था, अल्टमैन। और अल्टमैन ने 1889 ईस्वी में, क्या बोले, 1889 ईस्वी में जो है ये न्यूक्लिक एसिड का नामकरण किया, और अब तक ये यही चल रहा है। समझ में आ रहे हैं। हम लोग जो नाम जिसका ले रहे हैं वो नाम देने वाला वो कौन था, अल्टमैन था। अल्टमैन याद आया, यही वैज्ञानिक जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम पहले माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, पहले क्या नाम था, बायोब्लास्ट। बात समझ रहे क्या बोले। लेकिन उस बायोब्लास्ट का सही नाम जो है वो किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। समझ में आ रहा है ना। तब जाके बायोब्लास्ट को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाने। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो है न्यूक्लिक एसिड को पहले क्या बोला जाता था, न्यूक्लिन। क्या बोला जाता, बोले न्यूक्लिन। लेकिन चूंकि ये एसिड केंद्रक में मुख्य रूप से पाया जाता था, इसलिए उनका नाम जो है अल्टमैन ने इसको अच्छी तरह से रखा, और वो नाम क्या रखा, न्यूक्लिक एसिड। बोले कोई दिक्कत यहाँ में नहीं। तो लिखिए पहले ऊपर में हेडिंग में लिखे, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अभी बहुत सारी बातें इसमें करना है। न्यूक्लिक एसिड का खोज, ऐसे हेडिंग में लिखे, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। चलिए हो गया। लिखिए पहला लिखिए न्यूक्लिक क्या कहते हैं, स्टार्ट के रूप में लिखते जाए। पहला स्टार्ट में लिखे, लेकिन न्यूक्लिक एसिड का खोज फ्रेडरिक मीसर नामक वैज्ञानिक ने
फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने 1869 ईस्वी में किया था। फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने 1869 ईस्वी में किया था। हो गया, चलिए आगे इस तरह में लिखिए। एक मिनट 1800, उस समय इसका नाम उसमें लिखे ना। उस समय इसका नाम न्यूक्लियन रखा था। सॉरी, न्यूक्लियन रखा गया था। अंग्रेजी में दोनों लिखिएगा। हो गया, चलिए आगे स्टार्ट में लिखिए। अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1889 ईस्वी में न्यूक्लिक एसिड का नामकरण किया। 1889 ईस्वी में न्यूक्लिक एसिड का नामकरण किया। 1889 ईस्वी में न्यूक्लिक एसिड का नामकरण किया। चलिए तो आगे बढ़े। अभी भी इसका बहुत सारे पार्ट अभी है, उस पर बात करेंगे और एक निकाल लेते हैं। चलिए, ये वाला चीज आप लोग याद रखिएगा कि न्यूक्लिक एसिड का खोज कहां पर किया गया, WBC। तो स्टार में हम लिखवा देंगे, अभी थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर अभी क्लियर नहीं हुआ है। देखिए, एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था लेविन। ठीक है, क्या नाम था उसका? लेविन। जरा ध्यान दीजिएगा। एक वैज्ञानिक का था लेविन। इन्होंने 1909 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 1909 ईस्वी में ईस्ट की कोशिका में, किसकी कोशिका में? ईस्ट समझ रहे आप लोग? एक शब्द में बोले तो खमीर बोले, खमीर। आप लोग पढ़े थे ईस्ट के बारे में? नहीं पढ़े? ईस्ट जो है ये एक कोशिकी हो गया, ध्यान रखें। तो ये जो ईस्ट है, ईस्ट के शरीर में, ईस्ट की कोशिका में लेविन ने सबसे पहले राइबोज, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं है। अरे पागल, रिकॉर्डिंग हो रहा है। राइबोज शर्करा, ध्यान दो पहले, क्या बोले? राइबोज शर्करा युक्त जो है पदार्थों का इन्होंने खोज किया। किसने? लेविन। जिनका आगे चलकर नाम रखा गया आरएनए। आगे इसका क्या नाम रखा गया? आरएनए। पहले बात समझ में आ रहा है? क्या बोले हम आपको? बोले कि लेविन ने ईस्ट की कोशिका में देखा कि इसमें राइबोज शर्करा पाया गया। कैसा शर्करा? राइबोज। तो उन्होंने जो है 1929 में उनका नाम क्या रखा? बोले उनका आरएनए। सॉरी, 1909 में क्या नाम रखा उनका? आरएनए। आगे चलकर यही लेविन ने
1929 में, कब 1929 में न्यूक्लिक एसिड को दो भाग में बांटा। मतलब इन्होंने ही, लेविन ने ही 1929 में कहा कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। बात समझ में आ रहा है? प्रारंभ में जिनका खोज हुआ था वो डीएनए था, जिनको हम लोग न्यूक्लिक एसिड बोले। बाद में जाकर 1909 में उन्होंने यह बताया कि ईस्ट में उन्होंने कुछ राइबोस शर्करा, ये जो शर्करा लिखा था वो डीऑक्सी राइबोस था, लेकिन उन्होंने केवल राइबोस शर्करा मिला इन्होंने, और उनका नाम उन्होंने क्या रखा? आरएनए। और बाद में पता चला, इन्होंने खोज के बाद उन्होंने बोला कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। मतलब न्यूक्लिक एसिड दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं वो? न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो कौन कौन से? तो नंबर 1 डीएनए, और दूसरा का नाम क्या रखा? आरएनए। बोलिए कोई दिक्कत? मतलब यह हुआ कि आरएनए का खोज करने वाला कौन था? तो वो था लेविन। कौन था बोले? लेविन। तब क्या? 1909 में। ये बताने वाला कि न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी बताने वाला कौन था? लेविन। उन्होंने कब बताया था? 1929 में। बोले कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए स्टार्ट। तो पहले वो लिख लीजिए, स्टार्ट लिख लीजिए। देखिए, न्यूक्लिक एसिड का खोज WBC के केंद्रक में किया गया था। न्यूक्लिक एसिड का खोज WBC के केंद्रक में किया गया था। न्यूक्लिक एसिड का खोज WBC के केंद्रक में किया गया था। WBC के केंद्रक में किया गया था। हो गया? चलिए अगला स्टेप लिखिए। लेकिन लेविन नामक वैज्ञानिक ने लेविन नामक वैज्ञानिक ने लेविन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में ईस्ट कोशिका में ईस्ट की कोशिका में राइबोज युक्त शर्करा का खोज किया। राइबोज युक्त शर्करा का खोज किया। राइबोज युक्त शर्करा का खोज किया। राइबोज युक्त शर्करा, जिसे आगे चलकर जिसे आगे चलकर आरएनए के रूप में जाना गया। आगे चलकर आरएनए के रूप में जाना गया। ओके, चलिए नीचे लिखे। लेकिन लेविन ने 1929 में बतलाया कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। बतलाया कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। क्या? नंबर 1 डीएनए, नंबर 2 आरएनए। चलिए कोई दिक्कत इसमें? डीएनए और आरएनए पर चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। चलिए यहीं तक